ओके, अब फॉर्मूले की हम बात करें तो ये हम पहले तरलता के गुणोत्तरों के फॉर्मूले लिखने वाले हैं। तो तरलता के गुणोत्तर में कौन कौन से आते हैं? चालू गुणोत्तर, रेड पेन चलेगा। चालू गुणोत्तर, तो इसका फॉर्मूला होता है चालू संपत्ति बटे चालू दायित्व, करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। चालू संपत्ति बटे चालू दायित्व। अब चालू संपत्तियाँ कौन कौन सी होती हैं और चालू दायित्व कौन कौन से होते हैं, करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज होती कौन कौन सी हैं, ये भी हमको पता होना चाहिए। तो चालू संपत्तियाँ यहाँ पर हम लिखेंगे और चालू दायित्व भी लिखेंगे, ठीक है। तो कौन कौन सी चीज़ों का समावेश, कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे होती हैं, तो वो देखते हैं। सबसे पहले चालू संपत्तियों के अंदर आता है देनदार, लेनी हुंडी, लेकिन देनदार में से डूबत अनामत माइनस कर देने का, डूबत ऋण और डूबत अनामत दोनों माइनस करने के बाद, ठीक है। फिर लेनी हुंडी, लेनी हुंडी के बाद में रोकड़ और रोकड़ समकक्ष, रोकड़ और रोकड़ समकक्ष यानी बैंक बैलेंस वगैरह कुछ भी जो होगा वो, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में चालू संपत्ति में और क्या आएगा, स्टॉक, क्या आएगा, स्टॉक। उसके बाद में पूर्व दत्त खर्च यानी कि अग्रिम चुकाया खर्च जिसको हम बोलते हैं, क्या, अग्रिम चुकाया खर्च कोई भी होगा तो वो यहाँ पर समावेश किया जाएगा। उसके बाद में पूर्व दत्त खर्च के बाद में आता है मिलना बाकी आय, मिलनी बाकी आय अगर होगी तो भी इसके अंदर समावेश की जाएगी, ठीक है। तो मिलनी बाकी आय, देनदार, लेनी हुंडी हो गया। चालू विनियोग अगर हमारे पास में होंगे तो वो भी यहीं पर समावेश किए जाएंगे। कौन से, चालू विनियोग, यहाँ पे ध्यान रखना वर्ड यूज़ हुआ चालू, वो वर्ड यूज़ करना है। टेम्पररी इन्वेस्टमेंट इनको कहा जाता है, ठीक है। तो ये सारे हमारे लिए क्या है, चालू संपत्ति। अब सामने चालू दायित्व कौन कौन से हैं, तो लेनदार, लेनदार के बाद में क्या आता है, लेनदार के साथ में देनी हुंडी, क्या आता है, देनी हुंडी। उसके बाद में बैंक ओवरड्राफ्ट, BOD, क्या आता है, बैंक ओवरड्राफ्ट, BOD। उसके बाद में अदत्त खर्च यानी कि चुकाना बाकी खर्च कोई भी हो वो, अदत्त खर्च का दूसरा क्या बोलते हैं, चुकाना बाकी खर्च। और कोई अग्रिम प्राप्त हो तो अग्रिम प्राप्त आय, एडवांस में हमको कोई आय मिली होती है तो अग्रिम प्राप्त आय होगी, वो भी हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये संभवित चालू संपत्ति और चालू दायित्व की लिस्ट मैंने यहाँ पर लिखी है। ये लिस्ट में कमी और वृद्धि हो सकती है, डिपेंड ऑन द सम। ये चालू गुणोत्तर हुआ। अब सेकंड नंबर प्रवाही गुणोत्तर, प्रवाही गुणोत्तर। तो प्रवाही गुणोत्तर में क्या होता है, प्रवाही संपत्तियां बटे चालू दायित्व। देखो चालू दायित्व में कोई परिवर्तन हम नहीं करेंगे लेकिन चालू प्रवाही संपत्तियां हैं उसका हमको फॉर्मूला यहाँ पे लिखना पड़ेगा बस। तो प्रवाही संपत्तियां बराबर क्या होता है, कहाँ से निकलती है, तो प्रवाही संपत्तियां बराबर चालू संपत्ति माइनस स्टॉक माइनस पूर्व दत्त खर्च अगर दिया हो कहीं तो वो भी हम माइनस कर देंगे, तो हमको मिल जाएगा प्रवाही संपत्तियाँ। चालू दायित्व का सूत्र जो ऊपर यूज़ किया वही की वही हमको यहाँ यूज़ करने का रहता है। तो ये हमारे तरलता के गुणोत्तरों में दो गुणोत्तरों का समावेश होता है, दोनों के फॉर्मूले हमने यहाँ लिखे, गाणितिक स्वरूप में उनकी प्रस्तुति की है बटे में। इनका आंसर है वो किस तरह से आता है, अनुपात में आता है। किस तरह से आता है, अनुपात में आता है, ठीक है। प्रमाण के स्वरूप में इनकी प्रस्तुति की जाती है। अब हम बात करते हैं किसकी, कार्य क्षमता के गुणोत्तर की। किसकी, कार्य क्षमता। तो कार्य क्षमता के गुणोत्तर के अंदर कितने गुणोत्तरों का समावेश होता है, 4। सबसे पहला देनदार गुणोत्तर, देनदार का टर्नओवर। तो इसका सूत्र क्या होगा,
देनदार किससे संबंधित है? बिक्री से, उधार बिक्री से होते संबंध। देनदार का संबंध कहाँ होता है? सीधा संबंध उधार बिक्री के साथ। जिसको हमने उधार बिक्री की होती है वो हमारे देनदार बन जाते हैं। इसलिए देनदार का सीधा संबंध कहाँ होगा? हमारा उधार बिक्री से। तो उधार बिक्री बटे, और देनदार किस में आता है? हमारे पक्की तलपट में हमने देखा था व्यापारी लेना के अंदर। कहाँ आते हैं? व्यापारी लेना के अंदर दो चीज़ों का समावेश होता है। कौन कौन सा? देनदार और लेनी हुंडी। तो यहाँ पर औसत व्यापारी लेना हमको लिखना है। क्या लिखना है? औसत व्यापारी लेना। औसत व्यापारी लेना। ठीक है। अब उधार बिक्री कैसे हमारे पास में आ सकती है? तो उधार बिक्री का हम लिखेंगे। तो उधार बिक्री के सूत्र हमारे पास क्या हो सकता है? कुल बिक्री हमारे पास हो। कौन सी बिक्री? कुल बिक्री। कुल बिक्री। तो कुल बिक्री में से हमको क्या माइनस करने की? रोकड़ बिक्री माइनस करने की। क्या करने की? रोकड़ बिक्री। और अगर बिक्री वापसी हो तो वो भी हमको माइनस कर देने की। तो हमको क्या मिल जाएगी? उधार बिक्री। ठीक है। कुल बिक्री में से रोकड़ बिक्री होगी, कैश में जो हमने सेल्स किया होगा वो माइनस कर देंगे, और बिक्री वापसी होगी यानी माल सामान वापस आ गया होगा तो वो भी यहाँ माइनस कर देते हैं। तो हमको मिलता है उधार बिक्री। अब औसत व्यापारी लेना क्या होता है ये? तो औसत व्यापारी, सबसे पहले औसत व्यापारी लेने से पहले तुमको समझना पड़ेगा कि व्यापारी लेना क्या होता है। क्या होता है व्यापारी लेना? तो व्यापारी लेना के अंदर दो चीज़ों का समावेश होता है, देनदार और लेनी हुंडी। और औसत वर्ड जहाँ आता है तो वहाँ प्रारंभिक और अंतिम का प्लस करके 2 से डिवाइड किया जाता है। तो प्रारंभिक देनदार प्लस लेनी हुंडी। प्रारंभिक देनदार, देनदार वाला सवाल है तो प्रारंभिक देनदार प्लस लेनी हुंडी प्लस अंतिम देनदार प्लस लेनी हुंडी बटे 2। ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा औसत व्यापारी लेना के लिए। ठीक है। अब देनदार का जब गुणोत्तर होता है तो उसके साथ में कभी कभी भुगतान का समय भी पूछ लिया जाता है। क्या? भुगतान का समय। अब भुगतान का समय यानी कि वसूली का समय, वसूली मुद्दत। देनदार से पास से हमको वसूली करनी होती है ना, तो वसूली मुद्दत यानी वसूली का समय। मुद्दत यहाँ पे क्या होता है? समय। तो वसूली का समय हम 3 अलग अलग प्रकारों में इसका ढूंढ सकते हैं। एक होता है दिनों में, और दूसरा होता है सप्ताह में, और तीसरा हो सकता है हमारा किसमें? माह में, यानी कि महीने में या तो मास में। ठीक है। तो किस तरह से इसका हो सकता है? तो देखो, एक साल में दिन कितने होते हैं? 365। एक साल में सप्ताह कितने होते हैं? 52 वीक्स होते हैं। महीने कितने होते हैं? 12। तो बटे में हमको इन सब के बटे में अगर हमको दिन में निकालना है तो बटे में क्या लिखना? देनदार का टर्नओवर लिखना पड़ता है। बटे में क्या लिखना पड़ता है? देनदार का टर्नओवर। जो भी हमारा ऊपर का आंसर आया होता है वो देनदार टर्नओवर बटे में लिखने का। यहाँ भी हम क्या करेंगे? देनदार टर्नओवर। यहाँ भी हम क्या करेंगे? देनदार टर्नओवर यहाँ पर लिखेंगे बटे में। तो हमको ये मिल जाएगा इतना दिन, इतने सप्ताह या इतना माह, जो भी होगा वो हमको यहाँ पर मिल जाएगा। सेम ऐसे कैसे दूसरा है हमारा फॉर्मूला, वो है लेनदार टर्नओवर। कौन सा? लेनदार टर्नओवर। तो दूसरा नंबर है लेनदार टर्नओवर। लेनदार टर्नओवर, लेनदार का सीधा संबंध किसके साथ है? उधार खरीदी के साथ। जिससे हमने खरीदी की है वो हमारे लेनदार बन गए, वो हमारे क्या बन गए? लेनदार। बटे में क्या आता है? औसत व्यापारी देना, जिसको हमको चुकाना है पैसा। वो औसत खरीदी की है तो पैसा चुकाना ही पड़ेगा, तो औसत व्यापारी देना। ठीक है। लेनदार हो तो यहाँ पे देना, और यहाँ देनदार हो तो यहाँ पर लेना। ये हमको माइंड में फिट करना है। अब उधार खरीदी, तो उधार खरीदी जैसे उधार बिक्री होती है ऐसे ये उधार खरीदी भी निकालनी है हमको। कुल खरीदी, कुल खरीदी माइनस रोकड़ खरीदी माइनस खरीद वापसी होगी ऐसे। औसत व्यापारी देना कैसे निकालना है वो भी है।
तो औसत व्यापारी देना के लिए हमारे पास सूत्र कौन कौन से अवेलेबल होंगे वो देखना है। तो औसत जहाँ आता है तो मैंने बताया था प्रारंभिक, और व्यापारी देना के अंदर दो चीज़ों का समावेश होता है, लेनदार और उसके साथ में देनी हुंडी ही आती है। तो प्रारंभिक लेनदार प्लस देनी हुंडी, लेनदार के साथ में क्या होता है हमेशा देनी हुंडी, और देनदार के साथ में क्या होता है लेनी हुंडी, ये हमको ध्यान रखना होता है। प्रारंभिक प्लस उसके बाद में अंतिम, क्या करेंगे यहाँ पर अंतिम लेनदार प्लस देनी हुंडी, दोनों का यहाँ पर कॉम्बो होता है वो यूज़ करना है। और डिवीज़न में तो क्या होगा दो चीज़ें हैं तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ही औसत निकलेगा। 3 से जो होते हैं 3 से डिवाइड करने का होता है। अब इनका भुगतान का समय, इनको पेमेंट भी तो करना है ना, तो पेमेंट किस तरह से करना है तो भुगतान का समय निकालना हो तो भुगतान का समय वही 3 प्रकार से निकाल सकते हैं यहाँ भी हम। तो भुगतान का समय या तो कैसा हो सकता है दिन में, दूसरा हो सकता है सप्ताह में, और या फिर हो सकता है मास या तो माह में। ठीक है, महीने में जो बोला हो तो हमको इस तरह से। एक साल में दिन कितने होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि बुक में लिखा हुआ होता है कि भाई 360 लो तो 360, 300 लो तो 300, वो हमको वहाँ पर फिर मेंशन करना पड़ेगा। एक साल में सप्ताह कितने होते हैं, एक साल में महीने कितने होते हैं 12। इन सब के बटे में हमको क्या लिखना है लेनदार टर्नओवर, क्या लिखना है ठीक है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा 3rd नंबर का इसके अंदर स्टॉक चलंदर यानी स्टॉक टर्नओवर, स्टॉक टर्नओवर यानी कि स्टॉक चलंदर हो सकता है। इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, बेचे माल की लागत, बेचे माल की लागत कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड COGS अपॉन औसत स्टॉक, बटे में क्या आएगा औसत स्टॉक। ठीक है, अब बेचे माल की लागत के सूत्र हमारे पास क्या है तो वो देखना है। तो बेचे माल की लागत के हमारे पास 2 सूत्र हैं यहाँ पर, बेचे माल की लागत के कितने सूत्र हैं 2 हैं, तो दोनों में यहाँ लिखेंगे। सूत्र कौन कौन से हैं किस तरह से हैं तो वो देखो, बेचे माल की लागत का सबसे पहला सूत्र है बिक्री माइनस सकल लाभ, बिक्री माइनस सकल लाभ यानी ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस करेंगे प्रॉफिट को सेल्स में से तो हमको मिल जाएगी उसकी कॉस्ट क्या है वो। दूसरा उसका सूत्र है प्रारंभिक स्टॉक प्लस खरीदी प्लस खरीदी के खर्च माइनस अंतिम स्टॉक, ये हमारा किसका सूत्र हुआ बेचे माल की लागत का। कौन सा सूत्र कब यूज़ करना है ये हमारी दी गई सूचना पर डिपेंड करेगा। अब औसत स्टॉक का सूत्र क्या होता है, तो औसत स्टॉक हमको अगर फाइंड आउट करना हो तो किस तरह से निकाल सकते हैं, प्रारंभिक स्टॉक प्लस अंतिम स्टॉक बटे में 2। जब भी औसत का नाम आता है तो प्रारंभिक अंतिम आएगा, ध्यान रखना है। हमने पीछे भी यहाँ निकाला प्रारंभिक अंतिम औसत था, इसके लिए बटे में 2। ठीक है, अब चौथा नंबर का हमारा फॉर्मूला कार्यशील पूंजी का गुणोत्तर, किसका तो ये किस तरह से होगा बिक्री बटे कार्यशील पूंजी, बिक्री बटे कार्यशील पूंजी। तो बिक्री तो हमको पता ही होगी, नहीं होगी पता तो उसके फॉर्मूले हमको यूज़ कर सकते हैं। बिक्री बराबर बेचे माल की लागत प्लस सकल लाभ,
जो ये फॉर्मूला था उसी को हमने अपोजिट कर दिया। बिक्री ढूंढने के लिए सकल लाभ को इस साइड लाए तो बेचे माल की लागत प्लस क्या हो जाएगा, सकल लाभ। ठीक है। और कार्यशील पूंजी निकालना हो तो उसका सूत्र क्या होता है, तो कार्यशील पूंजी बराबर होगा चालू संपत्ति माइनस चालू दायित्व। चालू संपत्ति माइनस चालू, जो हमने सबसे पहले तरलता के गुणोत्तर यूज़ किए थे वहाँ पर हमको इसका चालू संपत्ति और चालू दायित्व थे, तो वो फॉर्मूला हमारे यहाँ पर यूज़ होता है कार्यशील पूंजी बराबर चालू संपत्ति माइनस चालू दायित्व। ये हमारे कुछ एक फॉर्मूले थे जो 2 टाइप्स के अंदर वो देखने हैं और इनको लर्न करना है पहले।